नमस्कार दोस्तों, मैं सर सुनील पंचार्य। मैं आप सबका यूडाइट क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारी इस मुहिम में हमने अपना एक छोटा सा मोटिव रखा है कि वर्तमान में प्रतियोगी परीक्षाएं जिनके अंदर इंडियन पॉलिटी एक सब्जेक्ट के रूप में शामिल हैं, उससे रिलेटेड उन सिलेक्टेड टॉपिक के बारे में थोड़ी चर्चाएं करनी और ये समझने का प्रयास करना कि वर्तमान में जितनी जो संस्थानें क्वेश्चन बना रही हैं, जो कि जितनी डेप्थ के अंदर जाकर क्वेश्चन बन रहे हैं, उनको देखकर हमें वर्तमान तक के हमारे स्तर को देखकर थोड़ी निराशाई हाथ लगेगी। क्योंकि अभी हमने जो राजस्थान फर्स्ट ग्रेड प्रतियोगी परीक्षा का रिजल्ट देखा था, उसके अंदर हमने देखा था कि इंडियन पॉलिटी में 226 पोस्टों पर वैकेंसी निकाली गई थी। उसमें से सिलेक्टेड होने वालों की संख्या मात्र 6 थी। माना कि उस परीक्षा के अंदर पेपर का लेवल थोड़ा टफ था, लेकिन क्या वो इतना टफ था कि हमारे प्रतियोगी साथी उनमें से आधे पद भी भर नहीं पाए? इतना तो टफ नहीं था। तो था क्या एक्चुअल में? इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये मुहिम शुरू की है कि अब जब हम इंडियन पॉलिटी के बारे में चर्चा करेंगे, तब हम जीरो से लेकर थोड़ी उतनी डेप्थ तक जाने का प्रयास भी करेंगे, जिससे कि इन जो अंडरस्टैंडिंग वाले कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, उनमें हमारी कोई ऐसी सिली मिस्टेक ना हो, जिससे कि हम जो आता हुआ क्वेश्चन भी हो, उससे थोड़ी सी लापरवाही की वजह से चूक कर जाएं। इसी को ध्यान में रखते हुए ये जो मुहिम चलाई गई है, उसका आज का टॉपिक रखा है हमारा नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्वों की ये दूसरी क्लास है और आई होप कि ये नीति निर्देशक तत्वों की अंतिम क्लास भी है, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व क्या है और अनुच्छेद जो कि हमारे 36 से लेकर 51 तक में दिए हुए थे, उनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब आज की हमारी क्लास का मोटिव होगा कि नीति निर्देशक तत्वों के पीछे का दर्शन क्या है, क्या फिलोसफी है जिसकी वजह से ये अलग से रखे गए हैं और इनकी क्या विशेषताएं हैं। हमारे जो मेजर पॉइंट है उनको देख लेते हैं। दर्शन पढ़ेंगे, दर्शन के बाद इसकी कुछ विशेषताएं देखेंगे, विशेषताओं के बाद नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण के बाद में नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों के बीच में जो अंतर रहता है उनको भी देखेंगे। इनको देखने के बाद में हम अगला जो पॉइंट लेंगे वो होगा कि डीपीएसपी के अलावा भी क्या कोई नीति निर्देशक तत्व हैं, तो वो कौन कौन से हैं, क्योंकि सामान्यतः इन पर चर्चाएं होती नहीं है, जिसकी वजह से पेपरों में हमारा रिजल्ट काफी निराशाजनक रह जाता है। तो इसके पीछे रीजन ये भी है कि हम इन तत्वों से रिलेटेड कुछ संविधान में अन्य तत्व भी दिए हुए होते हैं, जिनको हम अक्सर दरकिनार कर देते हैं। जैसे कि हम डीपीएसपी में 36 से लेकर 51 तक के अनुच्छेद तो पढ़ते हैं, लेकिन 35 ये यानी कि 3 और अनुच्छेद हैं जो कि डीपीएसपी के अलावा राज्य के लिए नीति निर्देशन का कार्य करते हैं। तो वो कौन कौन से अनुच्छेद हैं, इनको भी हमें साथ में रखना पड़ेगा। और उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है कि इन नीति निर्देशक तत्वों और मूल अधिकारों की जो लड़ाई थी, उससे रिलेटेड मुख्य मुख्य केस कौन से थे, जिनके अंदर सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्णय आए और वो निर्णय कौन से थे, और वर्तमान में ये डीपीएसपी कहां पर एग्जिस्ट करते हैं। इन तमाम बिंदुओं के बारे में आज की हमारी क्लास रहने वाली है। चलिए दोस्तों, हम हमारी इस क्लास को और आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा पहला जो पॉइंट रखा गया है वो है दर्शन। तो डीपीएसपी का दर्शन क्या है? कहने का मतलब है कि इसके पीछे की पृष्ठभूमि ऐसी क्या है। वैसे डीपीएसपी के बारे में कहते हैं कि ये जिस तरीके से जो मूल अधिकार हैं वो भारत के नागरिकों और भारत के निवासियों को राजनीतिक न्याय की स्थापना करते हैं, वैसे ही सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना करने के लिए हमारे संविधान का ये भाग नंबर 4 जोड़ा गया था। यानी कि नीति निर्देशक तत्व समाज के अंदर, भारतीय समाज के अंदर सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना करेंगे। और ये कैसे करेंगे, उससे रिलेटेड हमने जो अनुच्छेद पढ़े थे अभी तक 36 से लेकर 51 तक, उसमें हमने देखा था कि हमने किस तरीके से आर्थिक न्याय के लिए सरकार को निर्देश दिए जा रहे हैं कि आप समान कार्यों के लिए समान वेतन दीजिए, लोगों के आर्थिक संसाधनों पर संकेंद्रण को रोकिए, भौतिक संसाधनों का समान वितरण कीजिए। इस तरीके से जो प्रावधान थे वो तमाम प्रावधान आर्थिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए थे। वैसे ही सामाजिक न्याय के लिए समान सिविल संहिता होगी, समान नागरिक संहिता होगी, वैसे तत्व भी इन डीपीएसपी के अंदर जोड़े गए हैं। तो दर्शन में पहला बिंदु तो हमें यह ध्यान में रखना है कि राजनीतिक न्याय की बजाय सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना करने के लिए भारतीय संविधान के अंदर ये वाला टॉपिक डाला गया था। दूसरी चीज, इनको अलग से क्यों ऐड किया? अलग से इसलिए ऐड किया गया था, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि डीपीएसपी में
डीपीएसपी गैर न्यायोचित क्यों है? क्योंकि हमने अनुच्छेद जो 37 देखा था उसके अंदर साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि डीपीएसपी को आप न्यायालय के अंदर चैलेंज नहीं कर सकते। तो क्यों ऐसा क्यों था? क्या कारण था कि डीपीएसपी को हम आज न्यायालय के अंदर नहीं ले जा सकते? तो इसके पीछे रीजन देखा जाए तो जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 के दिन, उस दिन भारत सरकार की स्थिति बहुत ज्यादा डाउन थी। कहते हैं कि हमारी जो टोटल जीडीपी थी वो भी, मतलब जीडीपी को आप छोड़िए, हम 1967 तक, जब तक हमारे देश में हरित क्रांति नहीं होती है तब तक हम हमारा पेट भरने के लिए भी अनाज भी बाहर से मंगवाते थे। इतनी दयनीय स्थिति के अंदर हम गुजारा कर रहे थे। ऐसी परिस्थिति के अंदर ऐसे सामाजिक और आर्थिक न्याय को लागू करने के लिए सरकार को समयबद्ध करना संविधान के निर्माताओं को पहले ही समझ में आ गया था कि इस तरीके से सरकार को अभी बाध्य नहीं कर सकते। लेकिन जैसे जैसे सरकारें विकसित होती जाएगी, देश आर्थिक प्रगति करेगा, वैसे वैसे हमारी सरकारें राजनीतिक रूप से बाध्य होकर समाज कल्याण के लिए और आर्थिक विकास के लिए अपने आप ही कार्य करेगी। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से जब संविधान सभा में पूछा गया था कि आपने मूल अधिकारों को तो बाध्य किया है, जबकि डीपीएसपी जो कि सरकार के कर्तव्य हैं, सरकार को कर्तव्य करने के लिए बाध्य नहीं किया, तब बाबा साहब ने कहा था कि डीपीएसपी को बाध्य इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वर्तमान सरकार इतनी योग्य नहीं बनने वाली है। आने वाले कई सालों तक सरकार का लक्ष्य देश को प्रगति की राह में थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाना होगा। जब सरकारें इस तरीके से प्रगति करती जाएगी, सरकार की स्थिति मजबूत होगी, तब जनता अपने आप ही सरकार को बाध्य कर देगी कि सरकार समाज कल्याण के लिए कुछ काम करे। पूछा कैसे? तो इन्होंने बताया हम संसदीय व्यवस्था अपना रहे हैं और संसदीय व्यवस्था में प्रति 5 वर्ष में चुनाव होंगे और चुनाव के अंदर सरकारें हर 5 वर्ष में अपने आप को साबित करेगी कि हम भारत पर शासन करने के लिए योग्य हैं। तो ये जब वो साबित करने के प्रयास करेंगे तब उन्हें बताना होगा कि उन्होंने डीपीएसपी के लिए क्या किया। यानी कि ये एक प्रकार की राजनीतिक बाध्यता है, इसलिए और नैतिक बाध्यता भी बनेगी। इसलिए आप इस बात की चिंता ना करें कि ये एक गैर न्यायोचित है। ये बाबा साहब का जवाब था। यानी कि इन्होंने बता दिया कि अलग से क्यों रखा, उसके पीछे का रीजन भी समझ में आ गया कि सरकार की उस समय स्थिति अच्छी नहीं थी। तो ये था दर्शन जो बताता है कि डीपीएसपी को क्यों गैर न्यायोचित रखा, डीपीएसपी को क्यों अलग से जोड़ा गया था। अब आगे देखते हैं कि इन डीपीएसपी की विशेषताएं क्या है। विशेषताओं में देखा जाए तो पहली विशेषता गैर न्यायोचित है। ये हम अनुच्छेद 37 में देख चुके हैं कि इसको लेकर आप न्यायालय के अंदर नहीं जा सकते, कोई नहीं। फिर ये कहां से लिए गए हैं? डीपीएसपी को लिया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 से। ये कई बार इग्नोर कर दिया जाने वाला फैक्ट है, लेकिन आप ध्यान में रखना भारत शासन अधिनियम 1935 के अंदर कुछ निर्देशक तत्व लिखे गए थे, उन्हीं को ही उठाकर हमारे यहाँ पर निर्देशक तत्व डाले गए थे। नेक्स्ट, डीपीएसपी राज्य को पुलिस राज्य की बजाय क्या बनाता है? कल्याणकारी राज्य बनाता है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने का प्रावधान डीपीएसपी में, क्योंकि डीपीएसपी में समाज कल्याण और आर्थिक विकास के लिए ही सरकार प्रयास करेगी, तो राज्य अपने आप ही कैसा बन जाएगा? कल्याणकारी राज्य बन जाएगा। फिर ये एक क्या है? राजनीतिक बाध्यता है, नैतिक बाध्यता है, लेकिन ये विधिक बाध्यता नहीं है। ये बात ध्यान में रखने वाली है कि ये राजनीतिक, यानी कि चुनाव में सरकार को अपने आप ही साबित करना पड़ेगा, तब ये सरकार को बाध्य तो करेगी, लेकिन ये किसी भी प्रकार की विधिक बाध्यता नहीं है। यानी कि हम इसके मामले पर इनको सुप्रीम कोर्ट या किसी भी न्यायालय के अंदर नहीं घसीट सकते। और ये क्या है? सामाजिक और आर्थिक न्याय की व्यवस्था करता है। ये कुछ इनकी विशेषताएं थी। विशेषताओं के बाद में अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि डीपीएसपी को वर्गीकृत किस तरीके से किया गया है। वैसे संविधान के अंदर ऐसा कोई वर्गीकरण नहीं है, ये तो जो प्रबुद्ध और चिंतक वर्ग गए थे, यानी कि जो हमारे यहाँ के विद्वान स्कॉलर लोग थे, उन्होंने डीपीएसपी की कुछ विशेषताओं को देखते हुए इनको अलग अलग कैटेगराइज किया है। तो ये वर्गीकरण डीपीएसपी का 3 पदों में होता है। पहला है समाजवादी, दूसरा गांधीवादी, तीसरा उदारवादी। पहले समझते हैं समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी का क्या मतलब है। अगर हमें ये इनके मतलब समझ में आ गए और फिर हमें अगर वो अनुच्छेद याद हुए तो ये अपने आप ही पता चल जाएंगे कि किसको समाजवादी में रखा जाएगा और किसको उदारवादी में। समाजवादी का मतलब होता है कि ऐसे तमाम प्रावधान जो कि समाज के कल्याण के लिए किए जाते हैं। समाज के कल्याण के लिए तो सारे प्रावधान किए जाते हैं, लेकिन
ये वो प्रावधान है जिसके अंदर कोई व्यक्ति हो या कोई छोटा नागरिकों का समूह हो, उनको टारगेट करके किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अनुच्छेद 38 क्या कहता है? ऐसी सामाजिक व्यवस्था कीजिए जिसके अंदर आय की असमानता को कम करो। तो आय की असमानता को कम करने का मतलब क्या है? जो गरीब वर्ग है उसको थोड़ा ऊपर उठाओ, उनकी आय में वृद्धि करो। इस तरीके से सामाजिक व्यवस्था की बात हुई थी। फिर 39 क्या कहता है? महिला और पुरुष को समान वेतन दीजिए। इसका मतलब क्या है कि पुरुषों को जो वेतन मिलता है वो सही है, लेकिन महिला वर्ग को क्या होता है? वेतन कम मिलता है, उनके वेतन को बढ़ाइए। इस तरीके से ये जो है ये हमारे समाज के एक वर्ग विशेष के लिए या व्यक्ति विशेष पर ध्यान देने वाले प्रावधान है, इसीलिए ये इनको बोलते हैं समाजवादी। अब इन सब को अगर हम नोटिस करें, 38 समझ में आ गया, 39 आ गया। 39A क्या कहता है? सभी को विधिक सहायता दीजिए। तो क्या सच में सभी को विधिक सहायता देनी होगी? नहीं, उन लोगों को जो खुद योग्य नहीं है, यानी कि उनको उनके पास वित्त की कमी है कि वो अपने लिए विधिक सहायता ले सके, यानी वकील भी हायर करने की जब कैपेसिटी नहीं होगी तब इनको विधिक सहायता की जरूरत पड़ेगी। फिर आता है 41 कहता है काम, शिक्षा और सहायता पाने का अधिकार। तो ये कार्य की जरूरत किसको है? जो बेरोजगार बैठा होगा वही होगा। तो ये भी एक वर्ग विशेष की बात हो रही है। फिर 42 कहता है मानवोचित दशाओं की व्यवस्था कीजिए। क्या सभी कार्यों की दशाएं मानवोचित नहीं होती है? होती है। काफी कार्य ऐसे हो जो ऑफिस में बैठकर किए जाते हैं, उनको कौन सी दशाएं चाहिए? तो ये भी उन लोगों के लिए है जिनकी दशाएं थोड़ी ज्यादा दयनीय है। तो ये भी वर्ग विशेष की बात कर रहा है। फिर 43 कहता है कुटीर उद्योगों की स्थापना करें, लेकिन कुटीर उद्योग उनके लिए है। 43 कहता है निर्वाह योग्य मजदूरी दीजिए। तो क्या भारत के किसी भी रोजगार प्राप्त व्यक्ति को निर्वाह योग्य मजदूरी नहीं मिलती है। केवल कुछ ही ऐसे वर्ग हो गए जिनकी मजदूरी कम है, तो उनको निर्वाह योग्य मजदूरी दीजिए। फिर 43A कामगारों को प्रबंधन के अंदर शामिल कीजिए। तो केवल कामगारों को प्रबंधन में शामिल करना, तो कामगार मजदूर वर्ग तो एक छोटा सा वर्ग है, तो उस वर्ग विशेष की बात हो रही है। और 47 कहता है स्वास्थ्य को बढ़ाने वाले चीजों को बढ़ावा दिया जाए। तो सभी लोग तो नशेड़ी होते नहीं है, तो कुछ ही वर्गों की बात होती है। तो मतलब हुआ कि समाज के कल्याण के लिए कार्य करना है और इस समाज में वर्ग विशेष के लोगों पर फोकस किया जाता है। तब वो किस में आता है? समाजवाद के अंदर। दूसरा आता है गांधीवादी। गांधी जी की विचारधारा थी, गांधी जी की विचार में जो ग्राम है उसको सबसे ज्यादा महत्व दिया गया था। उन्होंने स्वराज की भी कल्पना की थी, उसके अंदर 100 ग्राम की कल्पना भी की थी। यानी कि वो चाहते थे कि ग्रामीण अर्थव्यवस्थाएं विकसित हो, ग्राम खुद अपने आप को संचालन करे। कहते हैं गांधी जी और कार्ल मार्क्स दोनों की विचारधाराओं में एक सिमिलरिटी ये थी कि दोनों ही राज्य विहीन देश चाहते थे। राज्य यहाँ पॉलिटी वाला राज्य है। वो चाहते थे कि कोई एक देश ना हो, वो चाहते थे कि शासन केवल गांव पर शासन करे, बाकी संपूर्ण विश्व क्या हो? एक राम राज्य की तरह होना चाहिए। तो ये जो गांधी जी की विचारधाराएं थी, उन्हीं के आधार पर जो अनुच्छेद हैं और जो प्रावधान है उनको गांधीवादी कहा गया है। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं 40 का। अनुच्छेद 40 के अंदर लिखा गया है कि ग्राम पंचायतों को स्वशासन के योग्य संगठित किया जाए। तो हम जानते हैं कि ये ग्राम की बात हो रही है। फिर 43 के अंदर बोला गया ग्रामीण कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए। तो ये गांधीवादी हुआ। 43B कहता है सहकारी समितियां बनाई जाए। ये ग्राम के लोग ही होते हैं जो ज्यादा व्यापार के मामले में पिछड़े होते हैं, तो इनको सहकारी समितियों की जरूरत होती है। ये भी इसी में हो गया। 46 कहता है SC ST या जो पिछड़े वर्ग हैं उनके विकास के लिए कुछ कार्य किया जाए। तो ये सब भी SC ST वाले अधिकांश लोग और मोस्टली जो आदिवासी संस्कृति के लोग हैं, ये तो वैसे भी ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उनके विकास की बात करते हैं। तो ये भी गांधी जी हो गए। और गांधी जी फिर नशे के तो सख्त खिलाफ में थे, इसलिए नशीले पदार्थों को रोकना और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, ये गांधी जी की विचारधाराएं थी। और 48 में बोला गया गाय और दुधारू पशु। गांधी जी का फोकस, क्योंकि ग्रामीण कल्चर में पशुपालन महत्वपूर्ण था, तो दुधारू पशुओं को बढ़ावा देना, उनकी जो नस्लें हैं उनमें सुधार करना, ये गांधी जी के विचार थे। तो ये सभी क्या गांधीवादी कहलाते हैं। और फिर आता है उदारवादी। उदारवादी वो हैं जो संपूर्ण देश को ध्यान में रखते हैं, या फिर जो किसी व्यक्ति के अलावा यानी मानव के अलावा भी जो लोगों के बारे में विचार रखते हैं, यानी कि मानव के अलावा जो जीव जंतु भी है उन पर भी लागू होते हैं, जो संपूर्ण व्यवस्था पर लागू होते हैं, वो होते हैं उदारवादी। फॉर एग्जाम्पल
अनुच्छेद 44 कहता है समान नागरिक संहिता लागू की जाए। तो समान नागरिक संहिता का मतलब क्या है? सब पर एक समान लगेगी। ये एक व्यवस्था की बात करता है जो कैसी होगी, जिसमें नागरिकों के साथ समान संहिता पर पालन किया जाएगा। 45 क्या कहता है? ये समान नागरिक संहिता के बाद में ये कहता है कि 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों पर, जितने भी बच्चे हैं उन सब के लिए ऐसी व्यवस्था करो कि उन बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। तो ये एक व्यवस्था की बात करते हैं, तो ये भी उदारवादी हुआ। और फिर आता है 48 का वो भाग जो कि विज्ञान और यानी कि कृषि और पशुपालन को आधुनिक तकनीकों से उन्नत किया जाए, ये भी एक उदारता की बात कर रहा है। 48 ए कहता है 48 ए कहता है जैसे कि पर्यावरण को, वन्य जीवों को, वन संरक्षण को, इन चीजों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो ये भी क्या हुआ? मनुष्य के अन्यत्र कोई बात हो रही है, इन पर भी ये चीज यानी कि कृषि पशुपालन की बात हो रही है, यहाँ पर वन और वन्य जीवों की बात हो रही है। तो ये मानव के अलावा जो जीव हैं उनके भी बारे में भी जो उदारता दिखाता है, यानी कि केवल मानव के लिए ही उदार मत बनिए, आप उदार बनिए जीव जंतुओं के लिए भी, आप उदार बनिए अपने पर्यावरण के लिए भी। ये उदारता की बातें होती है। 49 कहता है जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं उनके लिए भी आप संरक्षण की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप केवल मानव के लिए ही उदार नहीं हो सकते, आप अपनी संस्कृति के प्रति भी क्या बनिए? उदार बनिए। 50 कहता है कार्यपालिका और न्यायपालिका की जो व्यवस्था है उसे पृथक कीजिए। और 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय मामलों में शांति को बढ़ावा दीजिए। तो ये सारी चीजें क्या है? मानव से हटकर कुछ है। गांधी जी की बात आती है तो वो ग्राम से रिलेटेड ज्यादा होते हैं, और जो उदारता की बात आती है वो मनुष्य से हटकर यानी केवल मानव की बजाय सब पर फोकस करने की बात आती है। और समाज कल्याण की बात आती है तब वो मनुष्य पर केंद्रित होता है और समाज के किसी वर्ग विशेष पर ज्यादा फोकस करता है। तब वो प्रावधान कौन से आते हैं? समाजवादी, उदारवादी और गांधीवादी का मतलब ये हुआ। अब देखते हैं मूल अधिकार और डीपीएसपीज में अंतर किस चीज का है। मूल अधिकार न्यायोचित है, यानी कि न्यायालय के अंदर आप हमारे राज्य को घसीट सकते हो, जबकि ये क्या है? गैर न्यायोचित है। दूसरा, ये राजनीतिक न्याय की स्थापना करने के लिए, ये सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना करने के लिए। तीसरा, ये मूल अधिकार नकारात्मक भावना वाले हैं, यानी कि मूल अधिकार राज्य को कुछ करने से रोकते हैं, जबकि डीपीएसपी राज्य को कुछ करने के लिए निर्देशित करता है। तो ये सकारात्मक भाव हो गया। और मूल अधिकार विशेषतः व्यक्ति पर केंद्रित है, यानी व्यक्ति को दिए गए, प्रत्येक व्यक्ति के अपने अपने अधिकार दिए गए हैं, जबकि जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये सामूहिक रूप से हैं, यानी कि इस पर समाज पर ज्यादा फोकस किया गया है, और इसमें मूल अधिकारों में व्यक्ति पर फोकस किया गया है। फिर आता है परिवर्तन। मूल अधिकार अपने आप से ही लागू हो चुके हैं, इन्हें तो केवल निलंबित करने के लिए राष्ट्रपति को अधिसूचना जारी करनी होती है, जबकि डीपीएसपी अपने आप लागू नहीं होते हैं, इन्हें किसी योजना द्वारा लागू किया जाता है। जैसे हमने बात की थी जब अनुच्छेद पढ़े थे 36 से लेकर 51 तक, तब हमने बात की थी कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में प्रत्येक अनुच्छेद को लागू करने के लिए सरकार ने अलग अलग अधिनियम पारित किए, अलग अलग योजनाएं भी लाई थी सरकार। तो वो सारी चीजें क्या है? डीपीएसपी को लागू करने के लिए थी, जबकि मूल अधिकारों को लागू करने के लिए कोई भी प्रकार की योजना की जरूरत नहीं पड़ी। अब देखते हैं डीपीएसपी जो कि भाग 4 है, इस भाग 4 के अलावा क्या कोई ऐसे अनुच्छेद हैं जो कि राज्य को निर्देश देते हैं? तो जी हाँ, हमारे पास 3 ऐसे अनुच्छेद हैं जो कि राज्य को निर्देश देते हैं। अनुच्छेद नंबर 335 ये कहता है, ये भाग कौन सा है? विशेष प्रावधानों वाला, यानी कि 18 के बाद 19वां जो भाग था, 19वें भाग के अंदर ये चीजें लिखी हुई थी। 19वें भाग में कुछ विशेष प्रावधान किए गए थे, वो विशेष प्रावधान यही थे। 17वें भाग के अंदर। फिर इसके बाद तो आ जाएगा 18वां, जिसके अंदर 368 वाला अनुच्छेद आने वाला है। तो ये जो विशेष प्रावधान वाला अनुच्छेद था, इस भाग था, उस भाग के अंदर लिखा हुआ है कि आप एससी और एसटी के दावों को तो लागू कर सकते हैं, यानी कि आप एससी एसटी या समाज के पिछड़े वर्गों का उत्थान के लिए आप उनके लिए आरक्षण की व्यवस्थाएं कर सकते हैं, आप अन्य प्रकार की योजनाएं भी ला सकते हैं, लेकिन उस दौरान आप प्रशासन की दक्षता का विशेष ध्यान रखोगे। यानी प्रशासन की दक्षता पर ऐसा नहीं है कि आप केवल उनके कल्याण के लिए उनको बैठाए जा रहे हो, जबकि आपने जो दक्षता है, यानी कि हर प्रशासन कैसा होना चाहिए? दक्ष भी होना चाहिए।
यानी हमारे जब आरक्षण की व्यवस्था की गई है, आरक्षण में ये जो आपने देखा होगा कि आरक्षण में सुप्रीम कोर्ट ने 50% की सीमा लगा रखी है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप प्रतिनिधित्वहीन वर्ग को प्रतिनिधित्व दीजिए, यानी कि जो लोग इस प्रशासन में अभी तक नहीं आ सके उनको आरक्षण देकर उस प्रशासन में लाइए, लेकिन 50% से आगे मत बढ़िए। क्यों नहीं बढ़िए? क्योंकि 50% तो ऐसे लोगों को रखिए जो खुद बिना किसी आरक्षण के सीधे आते हैं और जो थोड़ी ज्यादा कंपटीशन, हार्ड कंपटीशन से लड़कर निकलते हैं, तो उनमें थोड़ा बहुत ज्यादा दक्षता की संभावनाएं रहेगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी केस के अंदर आरक्षण पर 50% की सीमा लगा रखी है। उसका आधार कौन है? अनुच्छेद 335। कि अनुच्छेद 335 यही कहता है कि आप SC, ST या अन्य पिछड़े वर्ग को जब आरक्षण देते हैं तो आरक्षण तो देना है, लेकिन उससे प्रशासन प्रभावित नहीं होना चाहिए। और इसको लागू किसने किया? फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने इंदिरा साहनी केस के अंदर इस चीज को लागू किया है। फिर आता है अनुच्छेद 350। 350 है वो लागू होता है कि मातृभाषा में। अब 350 के अंदर ए जोड़ा 86वें संविधान संशोधन द्वारा, और इसमें कहा गया कि आप जो प्रारंभिक शिक्षा है वो मातृभाषा में देने का प्रयास करें। और इसको लागू करने के लिए अभी जब नेप यानी कि नई शिक्षा नीति 2020 आई थी, इसके अंदर प्रावधान है कि 5 वर्ष तक की शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी। फिर आता है अनुच्छेद 351। ये कहता है कि हिंदी को राजभाषा के रूप में विकसित किया जाए और इस तरीके से हिंदी को विकसित करें कि वो भारत की सामासिक संस्कृति को समाहित करे। सामासिक यानी कि जो समाज विविधता लिया हुआ समाज है, सामासिक संस्कृति को प्रेजेंट कर सके। कहने का मतलब है हिंदी के अंदर बाकी सभी भाषाओं का भी थोड़ा तो समावेश हो, ताकि एक क्षेत्र का व्यक्ति अगर किसी दूसरे क्षेत्र की भाषा को उसके अंदर, हिंदी के अंदर शामिल करके रखेगा तो कहीं पर भी इस भाषा का यूज करेगा तो वो भाषा सामने वाला समझ जाएगा। इसे बोलते हैं कि सामाजिक संस्कृति को समाहित करने वाली या प्रतिनिधित्व करने वाली भाषा के रूप में हिंदी भाषा को विकसित करो। ये 3 अनुच्छेद हैं जो डीपीएसपी में नहीं लिखे हुए, लेकिन भारत सरकार को निर्देश जरूर देते हैं। फिर आते हैं इस डीपीएसपी टॉपिक का सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पॉइंट, जो है डीपीएसपी और मूल अधिकारों के बीच में अक्सर संघर्ष चला था। उस संघर्ष से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट में जो केस गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इन केस पर क्या निर्णय दिए, इनके बारे में देखते हैं। तो हमने देखा था सबसे पहले शंकरी प्रसाद नाम का एक व्यक्ति का केस गया था, क्योंकि उनकी संपत्ति को भारत सरकार ने भूमि अधिग्रहण के तहत ले ली थी। तो जब संपत्ति का शोषण हुआ था तो मामला गया था सुप्रीम कोर्ट। उन्हीं दौरान मद्रास के अंदर एक और मामला चला गया था जिसे बोलते हैं चंपाकम दोराइजन। चंपाकम दोराइजन का भी मामला 1951 में हमारी कोर्ट के अंदर पहुंचा। तब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दे दिया, निर्णय सुनाया था कि जो मूल अधिकार हैं वो डीपीएसपी पर हैवी हैं, यानी कि राज्य डीपीएसपी को, यानी कि समाज कल्याण के लिए जो कार्य कर रही थी, भौतिक संसाधनों पर जो सामूहिक हित को, सामूहिक नियंत्रण को बढ़ावा देना चाहती थी, इन चीजों को देखते हुए भारत सरकार ने कई लोगों की संपत्ति छीनी ताकि भूमिहीन लोगों को दी जा सके। तब सरकार ऐसा कदम उठा रही थी। चंपाकम जी पहुंच गए हाई कोर्ट में, और वहां पर सुप्रीम कोर्ट के पास जब मामला आया तब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि जो मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी से बड़े हैं। यानी कि जहां भी मूल अधिकार और डीपीएसपी के बीच में झगड़ा होगा, हम किसकी सुनेंगे? हम मूल अधिकारों की सुनेंगे। तो इस मामले में भारत सरकार हार गई। भारत सरकार हारने के बाद शंकरी प्रसाद जी का मामला आया। पहले ये गया था, उसके बाद शंकरी प्रसाद जी का मामला आया। उसके अंदर बोल दिया कि जो भारत सरकार है इन मामलों के अंदर संशोधन कर सकती है। यानी कि फिर हमारे अनुच्छेद 31 के अंदर ए बी सी जुड़ने शुरू हो गए थे, तो ए को जोड़ा गया था। फिर शंकरी प्रसाद के मामले में वहां पर डीपीएसपी नहीं थे। फिर मामला गया 1957 के अंदर री केरला एजुकेशन बिल, यानी कि केरला एजुकेशन से जुड़ा हुआ एक बिल आया था, उसका रिव्यू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मामला आया 1957 में। 1957 में जब ये वाला मामला आया तब सुप्रीम कोर्ट को लगा कि अगर मैं ऐसे मूल अधिकारों के हनन पर डीपीएसपी को लागू करने से भारत सरकार को रोकूंगा तो फिर भारत सरकार इस डीपीएसपी को लागू करेगा कैसे? मैं खुद ही अड़चन बन रहा हूं, क्योंकि कोई भी
जितने नीति निर्देशक तत्व हैं इनको लागू करने से किसी ना किसी मूल अधिकार का तो हनन होता है, विशेषकर संपत्ति के अधिकार का हनन होता है। जब सुप्रीम कोर्ट को यह महसूस हुआ तब सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था, सांप्रदायिक सौहार्द का सिद्धांत। सौहार्द का सिद्धांत, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बना कि अगर राज्य नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने की कोशिश करता है और वो नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों के बीच में अगर तनाव की स्थिति आएगी, उस समय हम कोशिश करेंगे कि दोनों को ही जिंदा रखा जा सके। यानी कि ना तो सरकार के बिल को खत्म करवाएंगे और ना ही हम मूल अधिकारों का हनन होने देंगे। हम दोनों में एक संतुलन बनाने की कोशिश करेंगे। अगर मामला संतुलन से बाहर चला गया तब तो हम मूल अधिकारों पर ध्यान देंगे, अन्यथा हम संतुलन बनाने की कोशिश करेंगे। तो सौहार्द का सिद्धांत दे दिया गया। सौहार्द के सिद्धांत के बाद में मामला 10 साल बाद में गोलकनाथ जी का मामला आया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जब गोलकनाथ जी का मामला गया सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस समय सरकार के विरोध में ही निर्णय देना था और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया कि सरकार को तो संविधान संशोधन की शक्ति नहीं है। जब संविधान संशोधन की शक्ति नहीं है तो फिर सरकार किसी की संपत्ति कैसे हर सकती है। यह मामला 1967 में गया था, तब भी मूल अधिकारों पर बल दे दिया था। फिर संसद ने इसके विरोध में 25वां संविधान संशोधन 1971 में किया। 1971 में जब 25वां संविधान संशोधन किया तब संसद ने हमारे संविधान के अनुच्छेद 31 के अंदर सी जोड़ा, सब क्लोज सी जोड़ा। जब सी जोड़ा तो सी के अंदर लिख दिया, साफ शब्दों में लाइन लिख दी कि जब भी सरकार अनुच्छेद 39B और 39C यानी भौतिक संसाधनों का भौतिक संसाधनों का सामूहिक हित में नियंत्रण हो और धन और आर्थिक उत्पादन के संसाधनों का अहित कर संकेंद्रण ना हो, इन दोनों प्रावधानों को लागू करने के लिए जब भी कोई योजना लाएगी तब अनुच्छेद 14 विधि की समान समानता, अनुच्छेद 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उसी के अंदर संपत्ति भी जुड़ी थी, और अनुच्छेद 31 यानी संपत्ति के आधार पर उन अधिनियमों को कोई भी न्यायालय अवैध या शून्य घोषित नहीं करेगा। अनुच्छेद 13 क्या कहता है कि जैसे ही कोई ऐसी विधि बनेगी, ऐसा कानून बनेगा जो मूल अधिकारों का हनन करेगा तो सुप्रीम कोर्ट उसे शून्य घोषित कर देगा। ये तो 13 कहता है। 13 के बाद अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता होगी। तो जब भारत सरकार संपत्ति के लोगों की संपत्ति ले रही थी ताकि गरीबों में बांटी जा सके, आय की असमानता को कम किया जा सके, उस समय लोग अपने संपत्ति के आधार पर सुप्रीम कोर्ट चले जाते थे। सुप्रीम कोर्ट उनके निर्णयों में मूल अधिकारों को प्रेफर करता और भारत सरकार वापस निराश होकर आ जाती। तो 25वें संविधान संशोधन द्वारा 1971 में संसद ने 31 के अंदर सी जोड़ दिया, 39B और 39C को सबसे ऊपर कर दिया। यानी कि जब भी 39B और C को लागू किया जाएगा, अनुच्छेद 14, 19 और 31 ये तीन ही थे जड़ यानी मूल, और इन तीनों पर 39B और C को ऊपर कर दिया। फिर मामला गया केशवानंद जी का। 1973 में केशवानंद जी का केस आ गया सुप्रीम कोर्ट में। जब केशवानंद जी का केस आया तब सुप्रीम कोर्ट ने इस 25वें संविधान संशोधन को वैलिड मान लिया, क्योंकि ये तो अनुच्छेद के अंदर ही लिखा हुआ है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकार को महत्व देगा। 31 भी तो उस समय मूल अधिकार था और 31 के अंदर ही तो लिखा हुआ है कि जब भी B और C को लागू करने का प्रयास किया जाएगा, उस समय 14, 19 और 31 के तहत सुप्रीम कोर्ट में नहीं आ सकते। तो जैसे ही C में डाल दिया तो फिर सुप्रीम कोर्ट संसद के पक्ष में आ गई और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि जो 31C है वो वैलिड है, क्योंकि संसद के पास संविधान संशोधन की शक्ति है। केशवानंद भारती केस में यही तो बोलती है, सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि संसद के पास संविधान संशोधन की शक्ति है और मूल अधिकार बुनियादी ढांचे का हिस्सा नहीं है। संसद इन मामलों में यानी मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है, केवल किसको छोड़कर? अनुच्छेद 32 को छोड़कर। तो केशवानंद केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने 31C को वैलिड माना। जैसे ही 31C को 73 में वैलिड माना, 76 के अंदर सरकार का दिमाग और ज्यादा हिल गया बेवजह, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी पक्ष में थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया था। तो
सरकार ने 42वां संविधान संशोधन किया। 42वें संविधान संशोधन करके जो अनुच्छेद 31 का सी पोर्शन था, इसमें थोड़ा और संशोधन कर दिया, और वो संशोधन ये था कि जब भी सरकार डीपीएसपी को लागू करने की कोशिश करेगी, टोटल डीपीएसपी, पहले 39B और सी की बात थी, अब बात हो रही है जितने भी डीपीएसपी हैं उनको लागू करने की कोशिश करेगी, तब आप अनुच्छेद 14, 19 और 31 के तहत न्यायालय के अंदर नहीं आ सकते। ये बात जैसे ही सुप्रीम कोर्ट को पता चली, मामला गया 1980 में मिनर्वा मिल्स नाम से, और मिनर्वा मिल्स जब केस गया था तब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर 42वें संविधान संशोधन में जो 31 की धारा सी में जो भी संशोधन किया था, संशोधन को निरस्त कर दिया। यानी कि अब केवल 39B और सी वाला कॉन्सेप्ट लागू था, सारे डीपीएसपी वाला वापस सिद्धांत हटा दिया। ये तमाम मामले थे। अब इन शॉर्ट बोलना हो तो कि वर्तमान स्थिति क्या है। वर्तमान स्थिति यह है कि अगर डीपीएसपी और मूल अधिकारों के बीच में झगड़ा होगा तो सुप्रीम कोर्ट यही कोशिश करेगी कि दोनों के बीच में सौहार्द जिंदा रहे और संतुलन बनाने की कोशिश करेगी। अगर वो मामला संतुलन से बाहर चला गया और वो केस अनुच्छेद 39B और सी का है, तब तो मूल अधिकार कुछ नहीं कर सकते, बी और सी वाली बात लागू रहेगी, क्योंकि 31C के अंदर आज की स्थिति में वो लिखा हुआ है। और अगर मामला 39B और सी का नहीं हुआ, बाकी किसी भी डीपीएसपी का हुआ, तो फिर मूल अधिकार हैवी हो जाएंगे और वो जो प्रावधान लाएगी सरकार, उसको निरस्त घोषित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, हमने डीपीएसपी से रिलेटेड, डीपीएसपी क्या हैं, इनसे रिलेटेड जो दर्शन था, जो इनकी विशेषताएं थी, जो इनकी मूल अधिकारों के साथ तुलना थी, और अंत में इनसे रिलेटेड जो केसेस थे, और इनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट डीपीएसपी भाग 4 के अलावा जो डीपीएसपी हैं, इन तमाम बिंदुओं के बारे में चर्चा की है। आई होप कि ये जो मेरी चर्चाएं थी, जो डिस्कशन था, वो आपके परीक्षा के अंदर जरूर उपयोगी होगा। तो पढ़ते रहिए, समझते रहिए और हमें भी लाइक करते रहिए। धन्यवाद।